नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BHU वर्ल्ड में। BHU वर्ल्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप BHU एंट्रेंस से संबंधित तैयारी कर सकते हैं और BHU से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले दिन मैंने आपको BHU सोशल साइंस एवं आर्ट्स के जो BA के एंट्रेंस होते हैं उसके बारे में एक श्रृंखला लेकर के आया था, जिसमें कई ऐसे प्रश्न थे जो या तो विवादित थे या फिर उन प्रश्न में बच्चों को कठिनाई का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, उसी श्रृंखला की ये दूसरी कड़ी है और हम इस कड़ी के माध्यम से ऐसे प्रश्नों को बच्चों के सामने रखना चाहते हैं जिससे बच्चे कठिन से कठिन प्रश्नों को या फिर जो प्रश्न में बच्चों की समस्याएं हैं वो समस्याएं आसानी से सुलझ जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है जो कि 2010 के प्रश्न संख्या 24 हैं। दोस्तों, इस प्रश्न में देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासनकाल में चित्तौड़ की संधि प्रभावित हुई या प्रभावी हुई। देखिए दोस्तों, जब कोई संधि लागू होती है और जब संधि हुई उसके बीच कुछ समय अंतराल भी होता है। आप ही देखते होंगे कि विधानसभा, लोकसभा या संसद में कोई भी कानून पारित हुआ और राष्ट्रपति ने कुछ समय बाद उस कानून को साइन करके प्रभावी रूप से लागू करते हैं। तो संधि भी होती थी, तो दो शासकों के बीच में कुछ संधियां होती थी, लेकिन उन संधियों को प्रभावी रूप से बाद में भी लागू किया जाता था। तो दोस्तों देखिए, मेवाड़ के युद्ध के पश्चात और अगर यह पूछे कि चित्तौड़ की संधि, पहले तो मेवाड़ का युद्ध हुआ है, उसके बाद चित्तौड़ की संधि हुई है, क्रम याद रखेंगे आप। जो सबसे महत्वपूर्ण शासक से संबंधित है वो किससे है? वो जहांगीर से है। तो दोस्तों, चित्तौड़ की संधि और मेवाड़ का युद्ध, ये दोनों युद्ध में किसी के बारे में भी अगर आपसे प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर क्या होगा? जहांगीर। कभी कभी अक्सर लोग क्या करते हैं, अकबर में टिक कर देते हैं, जो कि इसके अनुसार गलत है। तो दोस्तों इसको आप याद रखेंगे, इसका उत्तर क्या होगा? जहांगीर। आगे देखिए, एक प्रश्न है जो कि विवादास्पद है, क्योंकि जो उत्तर इसमें दिए हुए हैं, जो विकल्प दिए हुए हैं, वह सही विकल्प नहीं है। देखिए दोस्तों, भारत में क्योटो समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए? मतलब इंडिया ने कब एक्सेप्ट किया क्योटो प्रोटोकॉल को? दोस्तों इसमें देखिए 98 है, 2002 है, 2000 है और 2005 है। दोस्तों लेकिन इसका उत्तर होगा 11 दिसंबर 1997। इसमें विकल्प नजदीक भले है तो 1998 के, लेकिन इसका सही उत्तर होगा 11 दिसंबर 1997। जब ईयर पूछा है तो ईयर में इसे सही ईयर देना चाहिए, और यही कारण था दोस्तों, जब ये एग्जाम हुआ था 2010 में तो इस प्रश्न को BHU ने कैंसिल कर दिया था। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में स्वीकार किया गया था, हालांकि वो लास्ट महीना था 1997 का, और इसकी पहली प्रतिबद्धता, मतलब जब हम किसी चीज को स्वीकार करते हैं तो उसका एक वचन पत्र टाइप का निकाला जाता है क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत। अब ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो प्रतिबद्धता जताई थी भारत सरकार ने, उसमें 2008 से लेकर के 2012 तक की बात कही गई थी। इसी तरह से दूसरी प्रतिबद्धता की जो अवधि है 2012 में अपनाया गया, लेकिन केवल 65 देश ही इस पे क्या किए? साइन किए या स्वीकार किए, जिसके कारण जो है इसमें थोड़ी सी लेट हो गई और 2013 से लेकर के 2020 तक के बारे में यह पुष्टि की गई थी। वर्ष 2012 में दोहा में, मतलब एक दोहा जगह है, उस दोहा में प्रतिबद्धता की अवधि क्योटो प्रोटोकॉल में क्या किया गया? संशोधन किया गया कि चलिए भाई 2013 से जो हम प्रतिबद्धता की अवधि है उसको हम 2012 में ही संशोधित करके एक नया रूप दिया गया कि आप इसमें अब प्रतिबद्धता को किस रूप में ला सकते हैं। तो दोस्तों दोहा जो है, दोहा संशोधन में क्या कहा गया कि जो हमारी जो दूसरी प्रतिबद्धता की अवधि होगी वो 2013 से लेकर के क्या होगा? 2020 तक का होगा। पहली प्रतिबद्धता अवधि 2008 से लेकर के 2012 तक का होता है और दूसरी प्रतिबद्धता अवधि जो है 2013 से 2020 तक का होगा। दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये सारे जलवायु से संबंधित है, जो हमारे वैश्विक
जो क्लाइमेट चेंज होता है, वो क्लाइमेट चेंज में जो समस्याएं उभर करके आई, उसी से क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, चूंकि मैं पिछली वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा किया था, लेकिन किसी कारण त्रुटिपूर्ण रहा वो, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं दोस्तों। इसको पुनः आप देखें और इस बार मैंने इसे ठीक कर दिया है। देखिए दोस्तों, इसके बारे में पूछा है कि भारत में जो आपातकाल लगाया गया था, ये आपातकाल के बारे में की जा रही है। आपातकाल के बारे में अगर सीधा प्रश्न पूछे तो इसका मतलब है जो इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था उसी के बारे में ये प्रश्न है। तो भारत में आपातकाल जो इंदिरा गांधी के समय में लगाया गया था, यानी तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो थी, उसके समय में पूछ रहा है ये कितने दिन तक रहा था, या कितने वर्ष तक रहा था, या कितने महीना तक रहा था। दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को अगर हम देखें तो सामान्य शब्दों में 21 महीना मिलता है, 21 महीना। लेकिन एग्जैक्ट अगर देखें तो 20 महीना 26 दिन, यानी कि 1 वर्ष 8 महीना 26 दिन इसका एग्जैक्ट उत्तर होता है, जो कि हमारे विकल्प में क्या है, नहीं है, यानी विकल्प ही गलत है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए ये प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न 2011 का क्वेश्चन संख्या 60 है। अगर आपके पास प्रश्न है और आप जो है इसकी तैयारी करते हैं और आपने कुछ गलत उत्तर मार दिया है, तो आप वहाँ पे नोट करके इस प्रश्नों का जवाब आप लिखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 2011 से ही संबंधित है और प्रश्न है 105। देखिए दोस्तों, भारत के संविधान में जातियों का उल्लेख संविधान के किस धारा में किया गया है। दोस्तों जो दिए हुए आर्टिकल हैं ये अधिकांश जनजातियों से ही संबंधित हैं, कहीं ना कहीं इनका संबंध जनजातियों से है। लेकिन 342 में इसका एक डिफिनीशन दिया गया है, परिभाषा दिया गया है कि कैसे लोगों को हम जनजाति के रूप में कहेंगे। तो संविधान के अनुच्छेद 342 जो है, अनुसूचित जातियां, आदिवासी, वैसे लोगों को अनुसूचित जनजातियां कहेंगे। यहाँ जातियां हो गया है, आप इसे जनजातियां कहेंगे, जो आदिवासी या आदिवासी समुदाय हैं या आदिवासी और आदिवासी समुदायों का भाग हैं या उनके समूह हैं, जिसे राष्ट्रपति द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा घोषित किया गया है। दोस्तों देखिए एक चीज़, आप इस चीज़ को समझिए कि जनजाति समाज के जो भी व्यक्ति होते हैं उसे एक अधिसूचना के द्वारा जो है राष्ट्रपति ने घोषित किया है। गजट जिसे कहते हैं, गजट जो है उसमें पब्लिश किया जाता है कि अमुक जो भी जनजाति है इसको हम जनजाति ग्रुप में रखते हैं, इसको हम बाहर निकालते हैं। जिसको बाहर निकाल दिया वो एसटी कैटेगरी से क्या हो गया, वो बाहर हो गया। लेकिन जिन जनजातियों को उसमें इंटर कर दिया गया वो एससी कैटेगरी में क्या हो जाएंगे, शामिल होंगे। इसके लिए कानून बनाने का जो अधिकार है दोस्तों वो हमारे संसद को है। लेकिन जो गजट साइन होता है, कोई भी कानून हो, चाहे धारा 370 की बात करें या फिर अन्य कोई भी मामला है, जैसे राम मंदिर का ही है, तो इन सारे तरह के जो भी क्रियाकलाप हैं, इन सारे फैसलों पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, एक गजट पब्लिश करते हैं, एक ऑर्डर जारी करते हैं। हालांकि राम मंदिर का जो मसला है वो सुप्रीम कोर्ट होते हुए गया है, ये अलग बात है, लेकिन गजट जो है उस पर सिग्नेचर किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। अधिसूचना जो, अगर प्रश्न यह पूछ दे कि अधिसूचना किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए मिस्टेक से इसका उत्तर मैंने पीडीएफ में कुछ गलत डाल दिया हूं, तो आप इसे सुधार कर लेंगे। देखिए पूछ रहा है सीक्वेंस बताइए, जो जनसंख्या के अनुसार जो है हमारे राज्य, जो सबसे बड़े राज्य हैं, उसके बाद के राज्य, उसके बाद के राज्य, फिर तो मैं 5 बड़े राज्यों का नाम बतला देता हूं। 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश है, 1 पे यूपी है, 2 पे दोस्तों महाराष्ट्र है, 3 पे बिहार है, 4 पे दोस्तों पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, और 5 पे कौन है, तो 5 पे एमपी है। दोस्तों जनसंख्या के अनुसार जो है ये घटते हुए क्रम में है या फिर ये बढ़ते हुए क्रम में है। इस तरह से अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो एमपी के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से ऊपर बिहार है, और बिहार से ज्यादा महाराष्ट्र है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है, उत्तर प्रदेश का है। दोस्तों ये तो जनसंख्या हुआ, लेकिन अगर आपसे
घनत्व पूछे, डेंसिटी पूछे, तो डेंसिटी में अभी 1 नंबर पे कौन है? 1 नंबर पे बिहार है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ आयरन ओर। देखिए जो हमारे पास लौह अयस्क के संचित भंडार हैं उसके बारे में प्रश्न पूछ रहा है। दोस्तों ये चीज आपको याद रहना चाहिए, अगर संचित भंडार राज्यों के अनुसार पूछे तो उसका उत्तर उड़ीसा होगा, ये तो कन्फर्म है। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि पूछ देता है कि सर्किट बताइए, कौन सा सर्किट जो है भारत में सबसे ज्यादा कच्चे लोहों का अयस्क के रूप में संचित भंडार के रूप में शामिल है। तो दोस्तों इस तरह की चीजों को आप पेटी के रूप में याद रखेंगे। इसे पेटी कहते हैं, सर्किट को पेटी कहते हैं हिंदी में। और वो जो सर्किट है वो कौन सा सर्किट है? उड़ीसा झारखंड का जो सर्कल है, जो सर्कल उड़ीसा झारखंड का जो क्षेत्र है उन क्षेत्र में सबसे ज्यादा संचित भंडार पाए जाते हैं। लेकिन जब राज्य की बात की जाएगी तो राज्य में कौन सा राज्य होगा? उड़ीसा। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सेम प्रश्न है, वही अनुसूचित जनजाति के बारे में है। हमारे संविधान में किसी जाति को अनुसूची में रखने या बाहर निकालने की शक्ति, किसी भी कास्ट को शेड्यूल में हम जब रखते हैं या फिर उसे बाहर निकालते हैं तो उसके लिए किसे अधिकार प्राप्त है? दोस्तों संसद को यह अधिकार प्राप्त है। पहले तो ये आप उत्तर जान लीजिए इसका। संसद क्या करती है? उस पर वाद विवाद करती है कि जाति को क्या करना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, क्यों उसे बाहर करना चाहिए। इसके बारे में संसद में वाद विवाद होता है, कानून पारित होता है और उसके बाद राष्ट्रपति क्या करते हैं? उसको राष्ट्रपति अपना मुहर और सिग्नेचर लगा देते हैं। उसके बाद कोई भी जाति है उसे इस कानून के माध्यम से या तो बाहर निकाल सकते हैं या फिर उन सूची में उसे सम्मिलित कर सकते हैं। तो दोनों होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कंडीशन है, दोनों कंडीशन में संसद इसके लिए जिम्मेदार है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों यह है कि व्हेन सुभाष चंद्र बोस रिजाइन द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में ये प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया तो उस समय इसमें आईएनसी के अध्यक्ष पद पे किसकी नियुक्ति की गई थी? तो दोस्तों आईएनसी के अध्यक्ष के पद पे उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो आगे चल करके हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, उनकी नियुक्ति की गई थी। दोस्तों ये 2016 का प्रश्न है और प्रश्न संख्या क्या है? 67। ये सारे प्रश्न में वो सारे प्रश्न बतला रहा हूं जिसका प्रायः उत्तर आपकी किताब में गलत है। ये इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। अगर आप बाहरी स्टूडेंट हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये जानें आप अपने किताब में भी इसका सुधार करें, क्योंकि अधिकांश बुक में भी ये सारे प्रश्नों का उत्तर क्या है? गलत है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ला हाइएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ शुगर केन। देखिए प्रश्न दो तरह से पूछे जाते हैं। अगर आपसे ये इस तरह का प्रश्न पूछे तो आप इसको दो भाग में बांटिएगा। पहला दोस्तों एक प्रोडक्शन होता है, किसी भी चीज का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। और दूसरा क्या होता है? प्रोडक्टिविटी। दोस्तों प्रोडक्शन कहते हैं कि ये हमारा इतना बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा राज्य है और इसमें हम किसी भी चीज का उत्पादन किए, अगर हमारा उत्पादन सबसे ज्यादा होगा, अन्य राज्य के मुकाबला सबसे ज्यादा उत्पादन हम कर रहे हैं तो वो क्या होगा? वो हमारा प्रोडक्शन होगा। लेकिन दोस्तों जब हम यही उत्पादन को, सेम उत्पादन को अगर हम दोस्तों, हमारा राज्य छोटा है लेकिन प्रोडक्शन क्या है? बड़े पैमाने पर है, तो क्या हो जाएगा इसमें? टोटल प्रोडक्शन अब बटे हमारा जो एरिया है जिसमें हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो टोटल जितना भी हमने उत्पादन किया जब उसको हम एरिया से भागा दे देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है? उत्पादकता निकल जाता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? उत्पादकता। उत्पादन हुआ कि सम्मिलित रूप से सपोज कीजिए आपके घर में गेहूं की फसल होती है तो कुल जो उत्पादन हुआ वो आपकी क्या हो गई? वो उत्पादन हुई। जितना भी उसमें गेहूं का फसल हुआ वो सारा आपका क्या होगा? उत्पादन होगा। लेकिन दोस्तों जब हम उसके भाग दे देंगे किसमें? जितना एकड़ हमारे पास जमीन है या जिसमें हमने गेहूं को बीज को रोपा था, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रोडक्टिविटी हो जाएगा। एक प्रकार से जिस तरह से हम एवरेज निकालते हैं। तो दोस्तों प्रोडक्शन की जब बात की जाएगी
प्रोडक्शन की जब बात की जाएगी तो उसमें हमारा उत्तर प्रदेश का जो प्रोडक्शन है वो 50% गन्ना के क्षेत्र में रखता है। किसके बारे में रखता है? गन्ना के बारे में कितना परसेंट? 50% क्षेत्र। लेकिन दोस्तों उसके बाद का अगर कुछ राज्य देखें, कभी कभी प्रश्न ये होता है कि उत्तर प्रदेश को छोड़ करके पूछ देता है कि बतलाइए उत्तर प्रदेश को छोड़ करके कौन ऐसे राज्य हैं जिसमें गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक है, तो उसको भी आपको याद रखना है। तो 1 नंबर पे हुआ कौन? उत्तर प्रदेश, 2 नंबर पे महाराष्ट्र, 3 नंबर पे कर्नाटका, 4 पे तमिलनाडु। इसी तरह से दोस्तों सीक्वेंस बना हुआ है। लेकिन जब उत्पादकता की बात की जाएगी, प्रोडक्टिविटी की बात की जाएगी, तो पहले दोस्तों महाराष्ट्र आता था, लेकिन अब जो है तमिलनाडु आता है। प्रति हेक्टेयर किसका आता है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु में गन्ना जो होता है प्रोडक्टिविटी के अनुसार सबसे ज्यादा होता है। लेकिन दोस्तों बिहार की अगर बात की जाएगी तो गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में बिहार का प्रोडक्टिविटी सबसे लो है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। दोस्तों ये गन्ना है जिसे शुगर केन कहते हैं। कभी कभी प्रश्न शुगर से भी पूछा जाता है कि बताइए चीनी उत्पादन में। तो दोस्तों आपका ये दायित्व बनता है कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में चीनी उत्पादन में 1 नंबर पे कौन सा राज्य है, 2 नंबर पे कौन सा राज्य है और 3 नंबर पे कौन सा राज्य है, आप इसे खोज कर करके आप लिखेंगे, कमेंट करेंगे। हमारा संभव है, अगर मुझे लगेगा कि आपने बेहतर उत्तर दिया है तो हो सकता है मैं आपको कुछ प्राइज भी दूं। चलिए आगे देखता हूं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो किस भाषा की रचना है? दोस्तों अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं इस प्रश्न में। पृथ्वीराज रासो एक काव्य है, इस चीज को तो बच्चे जानते हैं। इसकी भाषा जो है पिंगल है। इसकी भाषा कौन सी है? पिंगल है। पिंगल भाषा ही आगे चल करके ब्रज भाषा बन गई। कौन सी भाषा बन गई? ब्रज भाषा के रूप में विकसित हुई या ब्रज भाषा के रूप में जानी गई। तो दोस्तों देखिए यहाँ पिंगल भी है और ब्रज भाषा है, तो दोनों को तो हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, लेकिन कहीं कहीं यह पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी भाषा का एक माना जाता है। तो आप जो है इस चीज को याद रखेंगे। सबसे नजदीक उत्तर, इसमें दो विकल्प हैं जो नजदीक के हैं, लेकिन जो सबसे नजदीक का उत्तर हुआ वो पिंगल हुआ। उसके बाद दोस्तों पिंगल का ही आधुनिक या थोड़ा विकसित रूप जो है ब्रज भाषा है, और कहीं कहीं पृथ्वीराज रासो को जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। क्या माना जाता है? आप इस चीज को लिख लेंगे, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। अब दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं करना है। वो आप कहेंगे कि सर इससे पहले तो गुप्त काल में भी बहुत सारे महाकाव्य आए जो कालिदास से संबंधित है। तो दोस्तों कालिदास के जो भी संस्कृत में ग्रंथ हैं आप उसको याद रखेंगे, हिंदी में ग्रंथ नहीं है, हिंदी में ग्रंथ नहीं है। तो संस्कृत के जो भी ग्रंथ हैं कालिदास से संबंधित हैं। आपका होमवर्क यह भी है कि वो सारे ग्रंथों को आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। दोस्तों तो ये था आपके सामने आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का हल। आपने दोस्तों जो भी प्रश्न आपसे पूछा मैंने उसका निष्कर्ष निकाला, उसके बारे में आपको बतलाया। दोस्तों मैं एक चीज आपके सामने कहना चाहता हूं कि अगर आप बाहरी स्टूडेंट हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे संदीप KR लिख करके सर्च करें और वहां से आप हमें मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भेजें, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेजें, आप उसमें ईयर मेंशन करें, आप क्वेश्चन संख्या मेंशन करें कि सर इस साल का प्रश्न है, उसकी प्रश्न संख्या यह है। मैं कोशिश करूंगा कि हम आपको जवाब अगले वीडियो में या PDF के माध्यम से प्रोवाइड करूं। दोस्तों और जो हमारे पेड मेंबरशिप के ग्रुप के बच्चे हैं, जो पेड ग्रुप के बच्चे हैं, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी प्रश्न को लेकर के। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको बेहतर उत्तर प्रोवाइड करें। दोस्तों किसी भी प्रश्न में आपको समस्या है तो आप हमें टेलीग्राम पे यह नाम सर्च करके आप हमें मैसेज करें। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।